चुकी है, सब चीजें फाइनल हो गई हैं। जब रक्षा मंत्री जी, दोनों साइड के रक्षा मंत्रियों के और उनके जो डेलीगेशन में बात हुई है, उसमें इन चीजों पे सब समझौता हो चुका है। लेकिन इनको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गुप्त रखा जा रहा है, जिससे कि अननेसेसरीली और लोगों की जो है ना, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज की जो चिंता है वो बढ़े नहीं, और वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करे। इसी वजह से इन चीजों को थोड़ा सा बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन और सारे जो जितने भी 17 अलग अलग तरीके के जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनको हमने सारा पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया है और जनता को बता दिया है। तो ये एक मेरे को लगता है कॉन्शियस डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये आपस में पुतिन साहब और मोदी साहब के बीच में एक बातचीत हुई होगी, और उस बातचीत के दौरान ये समझौता किया गया होगा कि इन समझौतों को हम बाद में पब्लिक में लाएंगे। हम्म। एक चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। दूसरी चीज, इनको समझौतों को यहाँ लाने, इनकी वजह से थोड़ा सा जो यूक्रेन और रसिया का जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये भी एक वजह है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि रक्षा समझौतों को थोड़ा सा दूर रखा गया है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी पे एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट इनफॉर्मली हम्म। हो चुका है। जी। आपको पता है कि रशिया ने छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जो पोर्टेबल हैं, उनका डेवलपमेंट किया है। तो आप उन पोर्टेबल रिएक्टर्स को एक शहर से दूसरे शहर में भी ले जा सकते हैं, और अपनी लिमिटेड एक सिटी की रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की, उस पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक बहुत बड़ी संभावना बन रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो रिएक्टर हैं न्यूक्लियर के, उनको सेटअप करना और उनको रन करना और उनमें जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है रशिया ने इजाद की है, और उस टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा के एनर्जी सेक्टर में एक हम्म। नई रिवॉल्यूशनरी चेंज हम हमारे देश में कर सकते हैं, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। ठीक है सर। और जो अरविंद जी, ये अभी तक के जो तमाम सौदे रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज अभी तक आपको इस पूरे दौरे में क्या लगी है, ये भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल खुशबू जी, नई चीज मतलब कुछ नई संभावनाएं जो है वह उसके दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। और खासकर मैं जो ये सोचता हूँ कि खासकर रूस और उसके प्रभाव वाले देशों में अगर भारत के स्किल लेबरर्स या यहाँ के कामगार वहां पहुंचते हैं तो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत मानता हूँ। बाकी जो भारत की जो परंपरागत दोस्ती और सहयोग रहा है वह तो अपनी जगह पर है ही। रक्षा के अलावा भी अगर हम देखें कि शुरुआत में जो भारत को रूस ने जो मदद की थी वो भारत को औद्योगिकीकरण की ओर ले जाने और औद्योगिक रूप से मजबूत होने में मदद की थी। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं या 20 सूत्रीय कार्यक्रम वो सब पूरे ही रशियन मॉडल पर ही आधारित रही है। तो हमेशा से रूस हमारे लिए एक तरीके से अग्रगामी रास्ता दिखाने वाला रहा है। और यह दोस्ती अगर और पनपती है तो ये दुनिया के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जहां हमारे यहाँ पे हथियारों को ज्यादा भेजा इस खास रीजन में, और पूरी दुनिया में अगर हम खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर पॉलिसी को देखें तो वो डिस्टर्ब करने वाली ज्यादा रही है। हम्म। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अगर सहयोग के आधार पर साथ में बढ़ने का अगर किसी में वो चीज देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस खेमे में है। तो हमें बहुत ही संतुलित तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। खुशबू जी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सुधाकर सर देखिए, रूस के साथ हमेशा से ही भारत के जो संबंध रहे हैं वो बहुत बेहतर रहे हैं। उस संबंध को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम पुतिन ने उठाया, और अभी जानकारी ये भी आ रही है कि अगले ये मीटिंग होनी है उसके लिए पुतिन ने इन्वाइट भी कर दिया है पीएम मोदी को। बहरहाल सर, ये जो पूरा दौरा रहा है इस पर नजर पूरी दुनिया की थी। भारत ने ऐसे समय में ये दौरा देखा, पुतिन इस वक्त में आए जब टैरिफ की मार जो है वो लगातार नजर आ रही थी। भारत ने इस वक्त में ये बताया कि हम अपने लिए अपने कदम खुद उठाएंगे, किसी दबाव में नहीं उठाएंगे। आने वाले समय में यह माना जाए कि रूस के साथ भारत के संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे, जिससे कई और देशों को परेशानी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है, हमें देखना है हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारा सब कॉन्टिनेंट में क्या जरूरत है। आज के दिन में
मैं कोई कोई चैनल्स में बोल चुका हूँ, जो स्ट्रेटेजिक आर्क्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मल्टीपल आर्क्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये कोई कोई जगह इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, मैं कहता हूँ द कॉन्फ्लिक्टिंग आर्क्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक तो चाइना का है, एक आपका फंडामेंटल इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो ये आर्क है, ये बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश में जैसे फैलने लगा है। और तीसरा है अमेरिका, बेटर लेट देन नेवर। उनको ये एहसास होने लगा है कि एक सुपर पावर कैन नेवर लूज इट्स सुप्रीमेसी एंड अथॉरिटी, दे विल नेवर फील कंफर्टेबल। सो इसीलिए ये हड़बड़ी से जब विड्रॉ हुआ था अफगानिस्तान से, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा उनको, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये स्लोगन के साथ इसको ये रीजुविनेट करने चाहते हैं। एंड दे वांट टू रिस्टोर स्टेटस को एंटी, मतलब जो जो जगह उन्होंने खाली छोड़ दिया था, जहां पे चाइना ऑलरेडी काफी घुसपैठ कर लिया है, प्रवेश कर चुका है, एंड इट इज इम्पैक्टिंग द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, वहां पे अमेरिका पुश बैक करने की कोशिश कर रहा। साथ ही इंडिया को सेकेंड चाइना बनाने की रास्ते में डालना नहीं चाहता है। दे वांट टू कीप इंडिया अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस। इसी के साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, एक पर्सपेक्टिव हमें ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है ये पीस टॉक सक्सेसफुली हमें एंड स्टेट में ले जाए ना ले जाए। मैं यूक्रेन के बारे में कह रहा हूँ, ये हो सकता है शायद शायद रशिया को इनका जो टारगेट है, इसको ये G8 मेंबरशिप देना चाहते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो आर्किटेक्चर है इसके साथ री इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और तीसरा, किसी भी तरह चाहे यूरोपियन यूनियन या नाटो फोर्सेस, जो नाटो कंट्रीज हैं, चाहे उनको पसंद आए ना आए, ये दे हैव टू लंप इट, दे हैव टू वेलकम पीस। पीस के बिना ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बेसिकली इनका जो बाई पार्टीशन डिसीजन है, एक डॉक्यूमेंट पे उनका लिखा हुआ है, बार बार हर साल पब्लिश होता है, इसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है अमेरिका विल ठीक है डू सर, निश्चित तौर पर जो एनीथिंग। बातें आपने कही वो बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में देखना ये होगा कि ये जो पूरा दौरा संपन्न होगा तो उससे क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया।